डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन में रिसेंटली कुछ सालों से कुछ चेंजेस आए हुए हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पहले प्रोसेस वैलिडेशन किस तरह से होता था और अभी प्रोसेस वैलिडेशन का मीनिंग जो है रेगुलेटरी के हिसाब से क्या हो गया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन। ये प्रोसेस वैलिडेशन का फ्लो डायग्राम है। स्टेज 1 जिसमें हम प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं और प्रोसेस वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेज 2 कंट्रोल स्ट्रेटेजी और प्रोसेस क्वालिफिकेशन होता है। और स्टेज 3 उसमें कंटिन्यूड प्रोसेस मॉनिटरिंग करते हैं और उसके ज़रिए इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस वैलिडेशन का लाइफ साइकिल है जिसमें 3 स्टेजेस आती हैं। आपको याद होगा पहले हम लोग जब प्रोसेस वैलिडेशन करते थे तो उसमें प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब ये होता था कि आप 3 बैचेस का जो है वैलिडेशन के सैंपल्स लेके एनालिसिस कर लीजिए, उसकी रिपोर्ट बना लीजिए। रिपोर्ट बनाने के बाद में वो सारी एक्टिविटी क्लोज हो जाती थी। लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट आया है प्रोसेस वैलिडेशन का रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से, उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि प्रोसेस वैलिडेशन जो है वो आपका प्रोसेस डिज़ाइन से ही चालू होता है। प्रोसेस डिज़ाइन, फिर उसका वेरिफिकेशन और फिर उसका कंटिन्यूड मॉनिटरिंग, और अगर मॉनिटरिंग से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कंटेंट्स होंगे वो क्या क्या गाइडेंस अवेलेबल है, अवेलेबल गाइडेंस, फिर कुछ डेफिनेशंस हम समझेंगे, फिर पहली स्टेज फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस डिज़ाइन होगी, और प्रोसेस वैलिडेशन हमने कब करना चाहिए या प्रोसेस वेरिफिकेशन हमने कब करना चाहिए, फिर प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जिसको आजकल हम प्रोसेस वैलिडेशन बोलते हैं, जो पहले हम प्रोसेस वैलिडेशन कहते थे जिसे, और फिर कंटिन्यूड वेरिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस वैलिडेशन के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। पहला है अवेलेबल गाइडेंस। अवेलेबल गाइडेंस में आपका WHO TRS 992 एनेक्स 3 अपेंडिक्स 7 नॉन स्टेराइल प्रोसेस वैलिडेशन, ये अपडेटेड गाइडलाइन है प्रोसेस वैलिडेशन की WHO की। US FDA CDR गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री प्रोसेस वैलिडेशन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। और EMA की जो गाइडलाइंस है वो है गाइडलाइंस एंड प्रोसेस वैलिडेशन फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू बी प्रोवाइडेड इन रेगुलेटरी सबमिशन। HBFBI कनाडा की जो गाइडलाइन है वो है वैलिडेशन गाइडलाइन फॉर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। आशियान की भी एक गाइडलाइन है, आशियान कंट्रीज़ की, वो आशियान गाइडलाइन ऑन सबमिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वैलिडेशन डेटा फॉर ड्रग रजिस्ट्रेशन। और पिक्स की जो गाइडलाइन है उसमें वैलिडेशन मास्टर प्लान, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, नॉन स्टेराइल प्रोसेस वैलिडेशन एंड क्लीनिंग वैलिडेशन। तो ये कुछ प्रोमिनेंट गाइडलाइंस है जो प्रोसेस वैलिडेशन के लिए अवेलेबल है और जो लोग मल्टीपल टाइम्स रिफ़र करते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गाइडेंस है, मैंने केवल जो खास गाइडेंस थे उसको यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट, डेफिनेशंस। तो जब हम प्रोसेस वैलिडेशन की डेफिनेशंस अगर समझते हैं, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन और रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन, तो ये 3 तरह के वैलिडेशंस जैसा हम लोगों ने पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन वो होता है जिसमें हम पहले वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेशन करने के बाद में उसको स्टडी कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस वैलिडेशन की, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ करते हैं। कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन, कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन में ये हम कमर्शियल बैचेस पे ही वैलिडेशन करते हैं। जो कमर्शियल बैचेस होते हैं हमारे, उसी पे हम वैलिडेशन करते हैं और साथ साथ ये मार्केट में रिलीज़ भी होता है। तो ये कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन है। रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन आजकल कोई भी प्रेफर नहीं करता है और कोई भी रेगुलेटरी गाइडेंस भी इसको प्रेफर नहीं करती है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी है टर्म, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हम ऑलरेडी जिसका वैलिडेशन हमने नहीं किया और वो प्रोडक्ट सालों से चला आ रहा है, तो उसके
20-30 या मिनिमम 20 बैचेस का डेटा कलेक्ट करके, और उसमें हम जब उसका कुछ इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, प्रोसेस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन कहते हैं। लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस वैलिडेशन आजकल डिस्करेज किया जाता है, इसे इनकरेज नहीं किया जाता है। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट दैट शुड बी इन लिमिट, यानी प्रोडक्ट की वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको प्रोडक्ट को डिफाइन करती है, जिससे प्रोडक्ट की पहचान होती है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट क्या होनी चाहिए, फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके केमिकल पैरामीटर्स में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, डिसोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आती है। देन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर वो पैरामीटर्स होते हैं जिसको अगर हम जिसके वेरिएबिलिटी से आपके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कंसिडर कीजिए कि कंप्रेशन फोर्स है, अगर कंप्रेशन फोर्स में अगर कम करता हूँ तो आपकी हार्डनेस कम हो जाती है, कंप्रेशन फोर्स अगर बढ़ाता हूँ तो हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये मेरा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हो गया। ये एक जस्ट एग्जांपल था। क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, ये प्रोस्पेक्टिवली डॉक्यूमेंटेड समरी of the quality characteristics of the finished pharmaceutical products that ideally will be achieved to ensure the desired quality, taking into account a safety efficacy of the product. क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, जिसको QTPPP बोलते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि मेरा डोसेज फॉर्म क्या होगा, उसके बाद में इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसमें क्या क्या टेस्ट आएंगे, फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होंगे। मैं यानी जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ तो मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल या प्रेजेंटेशन के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल में आती है। देन प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन का जो पहला पार्ट है प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस डिज़ाइन में हमें क्या क्या करना होता है, जैसा मैंने बताया था क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल कि हमें QTPP बनाना होता है। हमारा काम ही वहीं से चालू होता है प्रोसेस डिज़ाइन में। फिर वो बनाने के बाद जब मुझे पता चल गया कि मेरे को ये पैरामीटर्स चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करूँगा मैं। फॉर्मुलेशन एक बार डेवलप होने के बाद में कि ये फॉर्मुलेशन मेरी होगी, तो उसके लिए प्रोसेस कौन सी सूटेबल रहेगी, तो प्रोसेस डेवलप करूँगा कि प्रोसेस मेरा क्या होना चाहिए। उसमें ग्रेनुलेशन होना चाहिए, ड्राई मिक्सिंग होना चाहिए, या वेट ग्रेनुलेशन होना चाहिए, एक्वस ग्रेनुलेशन होना चाहिए, नॉन एक्वस ग्रेनुलेशन होना चाहिए, या स्लगिंग होनी चाहिए, कॉम्पैक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मैं प्रोसेस डेवलप करूँगा। देन क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स। जब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अलग अलग फॉर्मुलेशन के साथ में, अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर्स के साथ में, तो जो आपके मटेरियल के एट्रीब्यूट्स है, API के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आपका पार्टिकल साइज़ कितना होना चाहिए, बल्क डेंसिटी क्या होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बल्क डेंसिटी इतनी कम है कि मैं उसके ग्रैन्यूल्स ही नहीं बन रहे हैं और उसको कंप्रेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो नहीं है, पार्टिकल साइज़ मेरा एकदम ग्रैनुलर तो नहीं है, या अल्ट्रा फाइन तो नहीं है। तो ये सारे क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, या अगर डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है क्या, तो ये सारे पैरामीटर्स जो है, या आपके लिक्विड्स में जो है विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए मेरे पर्टिकुलर एक्सिपिएंट की, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स में है, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट आता है। CQA आइडेंटिफिकेशन, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का आइडेंटिफिकेशन। तो आपको क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है, जैसे हमने QTPP निकाला, इसमें से क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, जैसे कि एसे है, डिसोल्यूशन है, उसके बाद में रिलेटेड सब्सटेंसेस का टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस है, तो ये सारे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आते हैं। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन, तो ये डेवलपमेंट के टाइम पे हमने
क्रिटिकल प्रोसेस भी पैरामीटर भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि अगर मेरा ये प्रोसेस अगर होगा तो इसमें ये वाला पैरामीटर जो है वो क्रिटिकल होगा, ये मेरे को कंप्रेशन फोर्स जो है वो क्रिटिकल होगा, या मशीन की स्पीड क्रिटिकल होगी, या उसमें ग्रैन्यूल्स का साइज़ जो है या ड्राइंग टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डेवलपमेंट के ड्यूरिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और ये सारा कुछ होने के बाद फॉर्मुलेशन फाइनलाइज हो जाती है, और इसकी 2 या 3 महीने की स्टेबिलिटी अगर ठीक आती है तो पायलट स्केल बैचेस हम और स्केल अप बैचेस ले सकते हैं। तो ये सारा जो है आपका प्रोसेस डिज़ाइन का पार्ट हुआ। देन व्हेन टू डू प्रोसेस वैलिडेशन, जो हम उसके बाद में प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हमने कब करना चाहिए? एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें प्रोसेस वैलिडेशन करना चाहिए। चेंज इन साइट, जैसे अगर मैं प्लांट ए में बनाता था पहले, अब प्लांट बी में बनाने लग गया हूँ, या पहले ग्रेनुलेशन सूट 1 में बनाता था, अब ग्रेनुलेशन सूट 2 में बनाता हूँ, और दोनों की कैपेसिटीज़ और इक्विपमेंट की डिज़ाइंस वगैरह अलग है। तो चेंज इन फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, पहले फॉर्मुलेशन मेरा XYZ था, अब XYZ के साथ में 2 कंटेंट और आके मिल गए हैं, या उनके रेशियोज चेंज हो गए हैं, तो मुझे करना पड़ेगा। चेंज इन बैच साइज़, जैसे मैं 5 लाख का बैच बनाता था, अब 10 लाख का बनाने लग गया हूँ या 8 लाख का बनाने लग गया हूँ, तो मुझे प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ेगा। चेंज इन इक्विपमेंट्स, पहले मेरा इक्विपमेंट जो था वो 600 लीटर पे बनाता था मैं RMG पे, अब उसको 1000 लीटर पे बनाने वाला हूँ, या 1500 लीटर के RMG बना रहा हूँ, या 300 के RMG बनाने वाला हूँ, तो मुझे उसका प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ेगा। चेंज इन मेक ऑफ API, जैसे पहले मैं X मेक का API यूज़ करता था, अब Y मेक का मेरे पास में आया हुआ है, तो मुझे प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ेगा। चेंज इन ग्रेड और मेक ऑफ क्रिटिकल एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट में जब हम प्रोसेस डेवलपमेंट के स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा ये एक्सिपिएंट है, ये क्रिटिकल है, तो मुझे उसका ग्रेड अगर चेंज होता है तो मुझे, या उसका मेक चेंज होता है, तो मुझे प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मेरी कोई सस्टेन रिलीज टैबलेट बन रही है, सस्टेन रिलीज टैबलेट में मैं पॉलीमर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे PVP के 30 या आपका HPMC K100 हम यूज़ करते हैं, तो HPMC KM100 की जगह मेरे पास में कोई उसी के इक्विवेलेंट दूसरे मेक का पॉलीमर आ गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो मेरा डिसोल्यूशन प्रोफाइल है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसमें मुझे दिक्कत आ सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसका प्रोसेस वैलिडेशन प्लान करवाना पड़ेगा। देन फॉर पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, फिर जब मेरा प्रोसेस वैलिडेशन एक बार हो जाता है तो मैं 3 साल में, 5 साल में, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें प्रोसेस वैलिडेशन एक बार रिपीट करता हूँ, ताकि यानी मुझे ये एश्योरेंस मिले कि मेरी प्रोसेस जो है जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी उसी तरह से अभी भी परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, कि भाई प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जिसकी प्रोसेस वैलिडेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमें करना क्या क्या होता है। तो आपको याद होगा जैसे हम पहले अगर प्रोसेस वैलिडेशन करते थे तो सिंपली 3 बैचेस का जो सैम्पलिंग प्लान है उसके हिसाब से हम सैम्पल पिक करके एनालिसिस करके और उसकी रिपोर्ट कंपाइल कर लेते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है, उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में, कि आपकी जो प्रीमाइसेस है, यूटिलिटीज़ है, इक्विपमेंट, और इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, लेकिन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो पहले हम इसमें प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट में पुल नहीं करते थे। अब जब हम प्रोसेस वैलिडेशन चालू करेंगे तो पहला पार्ट जो हमें करना पड़ेगा उसमें प्रीमाइसेस हमारी वैलिडेटेड है कि नहीं, जैसे अगर मेरा ग्रेनुलेशन है तो क्लास डी है कि नहीं, और उसकी क्लास डी की रिपोर्ट AHU कौन सा है, वैलिडेटेड है कि नहीं, यूटिलिटीज़ जो उसमें यूज़ हो रही है वो सारी क्वालिफाइड है कि नहीं, इक्विपमेंट कौन से मेरे मेजर इक्विपमेंट्स है और उसका क्वालिफिकेशन कब हुआ, कब ड्यू है, वो भी सारी समरी हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिससे हमें ये एश्योरेंस मिले कि मेरा प्रीमाइसेस, यूटिलिटीज़ और इक्विपमेंट सारे क्वालिफाइड है और इसी पे मैं प्रोसेस क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ। देन नंबर ऑफ बैचेस फॉर द प्रोसेस वैलिडेशन शैल बी डिसाइडेड। USFDA की गाइडेंस है, उसमें ये लिखा है कि हमें प्रोसेस की क्रिटिकलिटी के ऊपर ये डिज़ाइन करना है या डिसाइड करना है
कि मुझे प्रोसेस वैलिडेशन के लिए कितने बैचेस लेने हैं। 3 बैचेस लेने हैं, 5 बैचेस लेने हैं, 7 लेने हैं, 10 लेने हैं। अगर मेरा प्रोसेस एकदम सिंपल है तो हो सकता है 3 मेरे लिए सफिशिएंट हो। अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो हो सकता है 5 करने पड़े, या अगर उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो हो सकता है उससे ज़्यादा करने पड़े। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, ये जैसे यूएस एफडीए, इनने हम पे छोड़ा हुआ है कि हम डिसाइड करें कि हमने प्रोसेस वैलिडेशन कितने बैचेस पे करना है। लेकिन जो आपकी ईयू की गाइडेंस है और जो आपकी डब्ल्यूएचओ की गाइडेंस है, उसमें ये टेक्स्ट लिखने के साथ में ये लिखा है कि 3 प्रोसेस वैलिडेशन के बैचेस सफिशिएंट होते हैं। तो ये 2 गाइडेंस में ये डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से आपने डिसाइड करना होगा कि हमने 3 प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस ही लेने हैं, या मेरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को और बैचेस भी लेने होंगे। देन उसके प्रोसेस वैलिडेशन के बैचेस हमने एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में क्रिटिकल प्रोसेस में पैरामीटर्स उसमें साथ साथ हमने वेरीफाई करने हैं। जब हम प्रोसेस वैलिडेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स ऑन सीक्यूए शैल बी इस्टेब्लिश्ड। तो जब हम वैलिडेशन के बैचेस एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, जैसे हम लो हार्डनेस हाई हार्डनेस पे सैंपल लेते हैं, कंप्रेशन फोर्स कम ज़्यादा करके, तो वो चीज़ें हमने इवेलुएट करनी पड़ेगी। जो हमारा ड्राइंग टेम्परेचर है या सीलिंग टेम्परेचर या मशीन की सीलिंग स्पीड है, उसको हम लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड इस पे चला के देखते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में हमारा जो सीलिंग है वो करेक्ट होता है। तो ये रेंजेस हमने इस्टेब्लिश करनी होती है प्रोसेस वैलिडेशन के दौरान। ऑल द रिजल्ट्स शैल बी डॉक्यूमेंटेड एंड इवेल्युएटेड। जो भी रिजल्ट्स है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर के, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के, ये सारे हमने डॉक्यूमेंट करके इसको फिर बाद में इवेल्युएट करना है। रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन शैल बी एस्टेब्लिश्ड। तो ये एक पार्ट है जो बेसिकली हम लोग, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। कि हम क्या करते हैं कि प्रोसेस वैलिडेशन 3 बैचेस का तो हमने कर लिया, करने के बाद में उसको लिख दिया कि प्रोसेस वैलिडेशन की रिपोर्ट मेरी कंप्लाई हो रही है करके, और मेरा प्रोसेस वैलिडेटेड है। लेकिन उसके जो इंटरप्रिटेशंस है, जो उसके कंक्लूजन्स है, वो हमने लिखने चाहिए कि भाई मेरा क्या क्या कंक्लूजन प्रोसेस वैलिडेशन में। अगर मेरे मटेरियल की रेंज ये इस पार्टिकल साइज से इस पार्टिकल साइज तक होती है तो मेरे लिए ठीक है। अगर मेरी कंप्रेशन मशीन की स्पीड इससे इस तक होती है तो ठीक है। मेरी हार्डनेस की रेंज अगर इससे इसके बीच में आती है तो मेरा डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ ठीक आता है, फ्राइबिलिटी ठीक आती है। मेरे ड्राइंग टेम्परेचर अगर ये मैं सेट पैरामीटर करता हूँ और इससे इस रेंज के बीच में होती है तो मेरा, तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो है आपके प्रोसेस वैलिडेशन की रिपोर्ट में आनी चाहिए, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। और इन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आप टारगेट वैल्यू जो है अपने रेगुलर बैचेस के लिए सेट कर सकते हैं और कंट्रोल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस वैलिडेशन का। देन प्रोसेस वैलिडेशन करने के लिए इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है। पहला तो आपके पास में टीटी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो है R&D से आपके पास में आ जानी चाहिए। प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल आपका बन के तैयार होना चाहिए। सारे इक्विपमेंट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले भी देखा। यूटिलिटीज़ जितनी भी है वो सारी क्वालिफाई हो जानी चाहिए। जो भी पर्सनल मेरे जो QA के, QC के या प्रोडक्शन के, इंजीनियरिंग के जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उन सभी लोगों का ट्रेनिंग होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है और हमने क्या क्या करना है। जो एनालिटिकल मेथड्स हम इसको इवेलुएट करने के लिए, सैम्पल टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो सारे वैलिडेटेड होने चाहिए। देन एक जो प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का प्रोटोकॉल होता है, उसमें जनरली ये असल में कहीं किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि यही होना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होना चाहिए जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो मैंने एक जस्ट टेम्पलेट जैसा इसमें लिखा हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेनिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस, देन प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क असेसमेंट, critical process parameters, sample quantity and sampling plan, acceptance criteria, results and observations,
चेंज कंट्रोल एंड डेविएशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोटोकॉल में होनी चाहिए। देन रिस्क असेसमेंट को हम समझते हैं। इसमें रिस्क असेसमेंट में मैंने केवल जो रिस्क आइडेंटिफाई करके और उसकी कंट्रोल स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। जैसे हम रिस्क एवेल्युएशन, रिस्क नंबर वगैरह डाल के करते हैं, वो मैंने नहीं किया है। वो आपको सेपरेट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे रिस्क असेसमेंट का कुछ पार्ट पुल किया है। तो जैसे प्रोसेस वैलिडेशन के लिए अगर मेरे को रिस्क असेसमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे यूनिट ऑपरेशंस में पूरे प्रोसेस को बांट लूँगा। ग्रेनुलेशन हो गया, उसके बाद में ब्लेंडिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, और उसके बाद आपका अगर कोटिंग है उसमें तो कोटिंग हो गया। देन प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। तो अगर ग्रेनुलेशन की मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या क्या रिस्क है, ओवर और अंडर कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट। ऐसा हो सकता है कि मैंने प्रोसेस वैलिडेशन का जो बैच है 400 किलो का डिसाइड कर लिया, और मुझे ये पता चले कि भाई मेरा तो ब्लेंडर की कैपेसिटी या आरएमजी की कैपेसिटी जो उसमें 400 किलो जो है वो 2 लॉट में आता ही नहीं है, 3 लॉट में आता ही नहीं है। तो मुझे इसकी इक्विपमेंट की कैपेसिटीज़ पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। देन इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एपीआई। अगर मैं एपीआई की फिजिकल मिक्सिंग इसमें करता हूँ तो ये रिस्क है कि उसमें हो सकता है कि आपकी मिक्सिंग प्रॉपर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एपीआई कंटेंट वेरीफाई करते हैं और मिक्सिंग आरपीएम फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं। तो ये कंट्रोल पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हम ये रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। देन इम्प्रॉपर बाइंडिंग। तो जो बाइंडर का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोगों ने आर&डी ट्रायल से लिया हुआ है कि आर&डी ट्रायल में हमने देखा था कि इस बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन पे जो है हमारे टैबलेट की सारी प्रॉपर्टीज़ ठीक आती है, तो उसके भी चांसेस नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्राइंग शैल बी वेरीफाइड। ड्राइंग प्रोसेस पैरामीटर लाइक टेम्परेचर एंड टाइम शैल बी इस्टेब्लिश्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमने एलओडी की लिमिट सेट की होती है कि मेरे को इतना % एलओडी चाहिए। तो हम उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। अलग अलग लोकेशन से, 5 लोकेशन से, 6 लोकेशन से इसमें एबीडी बॉल से सैंपल लेते हैं कि इसमें हमारी ड्राइंग यूनिफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको हम इस तरह से मिटिगेट करते हैं। इम्प्रॉपर ग्रैन्यूल साइज़। इम्प्रॉपर ग्रैन्यूल साइज़ को जो है हम जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स बनते हैं तो फाइनली इसकी जो कैलिब्रेशन है वो रिक्वायर्ड सीव से करते हैं। तो इम्प्रॉपर ग्रैन्यूल साइज़ का भी जो रिस्क है वो आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल से मिटिगेट हो जा रहा है। देन ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या रिस्क है, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एपीआई बेस्ड ऑन एपीआई कंटेंट इन टोटल डोसेज फॉर्म। तो ये रिस्क मेरे को कहाँ पे रहेगी, अगर मैं पैरास्टामोल टैबलेट बना रहा हूँ 700 mg की और 500 mg उसमें पैरास्टामोल कंटेंट है, तो ये रिस्क वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं क्लोनाजिपाम की टैबलेट बना रहा हूँ 200 mg की या 100 mg की और उसमें उसका कंटेंट 0.25 mg है, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी का रिस्क ज़्यादा है। तो इसको मैं कैसे मिटिगेट कर रहा हूँ, मैंने मिक्सिंग टाइम और मिक्सिंग स्पीड वो इस्टेब्लिश किया हुआ है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट जो है मैं वहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरा एक टाइम तक के मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में उसके डिफरेंट लोकेशन से सैंपल पिक करने के बाद में उसमें इसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट चेक कर रहा हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि मेरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर बहुत ज़्यादा अगर फॉर्मुलेशन अगर डिज़ाइन के स्टेज पे अगर इसको एड्रेस करना हुआ तो ऐसा भी होता है कि इसको बाइंडर में ऐड करने के बाद में देन बाइंडिंग जो है उससे पूरी कर ली तो आपका यूनिफॉर्मिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये सारे कंट्रोल्स हो सकते हैं जो उसके बेसिस पे हमने इवेलुएट करना है कि ये हमारे कंट्रोल्स जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। देन कंप्रेशन, इसमें वेरिएशन इन फिजिकल पैरामीटर्स लाइक यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डीटी, फ्राइबिलिटी एंड हार्डनेस। तो रिस्क ये है कि वेट वेरिएशन आ सकता है, हार्डनेस कम ज़्यादा हो सकती है, फ्राइबिलिटी में फेल हो सकता है, डीटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, स्पीड ऑफ कंप्रेशन मशीन एंड कंप्रेशन फोर्स आर फिक्स्ड। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमारी अगर टैबलेट की हार्डनेस इससे इसके बीच में होगी तो हमारे बाकी के सारे पैरामीटर्स ठीक आएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए जाते हैं।
देन प्राइमरी पैकिंग में जो रिस्क है ब्लिस्टर लीकेज का, ब्लिस्टर लीकेज या स्ट्रिप लीकेज का रिस्क होता है, या एम्प्टी पॉकेट का रिस्क होता है। तो एम्प्टी पॉकेट या हाफ टैबलेट, इसका तो जो रिस्क होता है वो तो हमने मिटिगेट करने के लिए मशीन के ऊपर आपका एनएफडी या कैमरा सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से ये रिस्क मिटिगेट हो जाता है। लेकिन जो लीकेज का रिस्क है, इसको टेम्परेचर, सीलिंग टेम्परेचर और मशीन की स्पीड, ये पैरामीटर्स हमने इस्टेब्लिश करके और कंट्रोल्स को सेट करना होता है। देन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, एक मैं टैबलेट का प्रोसेस ले रहा हूँ कि उसमें क्या क्या क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। हो सकता है आपकी प्रोसेस के लिए कुछ डिफरेंट क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हो, लेकिन जनरली क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है आपके लिए। एक तो मिक्सिंग टाइम इन आरएमजी एंड स्पीड। आरएमजी में जैसे लिखते हैं कि लो स्पीड पे करना है 15 मिनट करना है, हाई स्पीड पे करना है इतने मिनट करना है, तो ये क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है। ड्राइंग टेम्परेचर एंड टाइम, ड्राइंग टेम्परेचर मैं कितना रख रहा हूँ, इनलेट टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, और कितने टाइम के लिए मुझे ड्राई करना है। और इसके साथ में अगर आपकी ब्लोअर की स्पीड वगैरह भी अगर क्वांटिफाई होती है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मिक्सिंग टाइम एंड स्पीड इन ब्लेंडर, जैसे मैं ब्लेंडिंग करता हूँ तो ब्लेंडिंग करने में एक तो लोड तो मेरा बैच साइज़ के हिसाब से फिक्स होगा ही होगा, उसमें कितने आरपीएम पे मैं उसको मिक्सिंग कर रहा हूँ और कितने आरपीएम पे मिक्सिंग करने के बाद में कितने टाइम तक मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ। तो ये आपका क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हो गया। कंप्रेशन स्पीड, मेरी कंप्रेशन की स्पीड कितनी है। अगर कंप्रेशन स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके वेट वेरिएशन में डिफरेंस आ सकता है, आपके हार्डनेस में डिफरेंस आ सकता है, डिसोल्यूशन में डिफरेंस आ सकता है। कंप्रेशन फोर्स कितना होगा उससे हार्डनेस में आपको डिफरेंस आ सकता है, डिसोल्यूशन में आ सकता है। स्प्रे रेट, क्रिटिकल है कि मेरे को कितना स्प्रे रेट सेट करना चाहिए, पेन का आरपीएम कितना होना चाहिए और बेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये कोटिंग के टाइम पे ये तीनों पैरामीटर्स जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये रिलेटिव होते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्प्रे रेट अगर कम है तो आपकी पेन के आरपीएम कम हो, और बेड टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन क्या सॉल्वेंट सिस्टम आप यूज़ करते हैं, एक्वस है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, तो उसके हिसाब से बेड टेम्परेचर आपका सेट करना होगा आपको। देन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर में आगे इनलेट टेम्परेचर, पैन आरपीएम, सीलिंग टेम्परेचर। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब हमारी ब्लिस्टर सीलिंग मशीन है या स्ट्रिप सीलिंग मशीन है तो उसका सीलिंग का टेम्परेचर क्या है और मशीन की स्पीड क्या है। जो आपकी सीलिंग है ये इन दोनों चीज़ों का फंक्शन है। तो अगर आपकी सीलिंग करेक्ट आ रही है, किस मशीन स्पीड पे और किस टेम्परेचर पे आपको करेक्ट आ रही है और कहाँ तक करेक्ट आ रही है। देन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मेनली काउंट होती है। ऐसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, डिसोल्यूशन, रिलेटेड सब्सटेंस, टोटल वायबल एरोबिक काउंट, और अगर कहीं पर प्रिजर्वेटिव के कंटेंट से या ऑक्सीडेंट के कंटेंट है तो वो, या अगर सॉल्वेंट अगर यूज़ हो रहा है तो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स भी उसमें हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोसेस कैसा है, आपका फॉर्मुलेशन कैसा है, ये वेरी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो रहती है। देन सैम्पलिंग प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, हमारा सैम्पलिंग प्लान क्या होना चाहिए और सैम्पलिंग प्लान के साथ स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। जब ग्रेनुलेशन के स्टेजेस पे जनरली सैम्पल्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड एलओडी, जब हम ग्रेनुलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा यूनिफॉर्मिटी के लिए सैंपल लेते हैं कि मेरा कंटेंट कितना है, और ग्रेन्यूल्स के साइज़ के लिए, एलओडी के लिए आपकी ब्लेंड एनालिसिस जिसमें आपकी टैप डेंसिटी है, और उसके बाद में आपका हुजनेस रेशियो है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ वगैरह इवेलुएट करने के लिए आपके ये सारे एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी चीज़ें करनी होती है। जब ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग हम करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्लेंड के लिए, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, सीव एनालिसिस और एंगल ऑफ रिपोज। जो ब्लेंडेड सैंपल होता है उसमें हम ये सारे पैरामीटर्स करते हैं। जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्लेंड के हम सैंपल पिक करते हैं तो वहाँ पे वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कि हमने कितना सैंपल लेना है। जनरली जो अलाउड सैंपल होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्लेंड के लिए वो 1x to 3x होता है। जैसा आप जानते होंगे 1x बोला तो आपका कंप्रेशन वेट,
कि अगर मेरा कंप्रेशन वेट 650 mg का है तो x की वैल्यू 650 होगी। तो इसका मैं कहाँ से कहाँ तक सैंपल ले सकता हूँ, 650 mg से लेके और 1950 mg तक के मैं एक कंप्रेशन ले सकता हूँ। और ये हमने सैंपल लेने के लिए जो है इसके सैम्पलर्स होते हैं जिसमें थीफ्स होते हैं और टैबलेट के साइज़ के हिसाब से अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। तो आपको कितने सीसी का स्लॉट आपके सैंपल के लिए परफेक्ट होगा वो आपने पहले इवेलुएट करना होता है और उसी के हिसाब से आपने ब्लेंडर में से सैंपल लेना होता है। जनरली यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्लेंड के लिए ऐसा देखा गया है कि 10 सैंपल जो है वो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपका ब्लेंडर का साइज़, अगर आपका ब्लेंडर का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये 10 के और भी ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आपका ब्लेंडर का साइज़ बहुत छोटा है तो ये 10 से कम भी हो सकते हैं। देन कंप्रेशन में जनरली हम जो सैंपल्स लेते हैं वो डिफरेंट स्पीड मशीन को चला के सैंपल पिक करते हैं। उसके स्पीड के साथ साथ आपका जो लो हार्डनेस, हाई हार्डनेस और हॉपर की स्टडी भी करते हैं, फुल हॉपर, हाफ हॉपर और 1/10 ऑफ हॉपर। तो ये सारे सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं और एक कंपोजिट सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। इसमें जो फिजिकल पैरामीटर्स हम इवेल्युएट करते हैं ये फिजिकल पैरामीटर्स DT, DR और कंपोजिट सैंपल जो है वो एसए और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट और डिसोल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। और जो डिफरेंट कंप्रेशन फोर्स पे सैंपल हमने कलेक्ट किए होते हैं उसको हमने ऐसा डिसोल्यूशन के लिए एनालिसिस में लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंप्रेशन फोर्स से ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसके डिसोल्यूशन में कुछ इम्पैक्ट आए। प्राइमरी पैकिंग से जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो लीक टेस्ट के लिए कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शन इफेक्ट होता है वो लीक टेस्ट का इफेक्ट होता है। और जब आप हाई टेम्परेचर चलाते हैं, हाई टेम्परेचर पे जब आप उसको रन करते हैं तो एक सैंपल आप वहाँ से RS टेस्ट के लिए रिलेटेड सब्सटेंसेस की या इम्प्योरिटी टेस्ट के लिए भी ले सकते हैं कि यानी अगर आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपके इम्प्योरिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आता है, वो देखने के लिए। प्रोसेस वैलिडेशन में जनरली अगर जैसे आपके प्रोसेस में ये प्रोसेस है कि जो टैबलेट्स है उसको डिफॉइल करके और फिर से पैक करना है, तो आपको प्रोसेस वैलिडेशन के टाइम पे ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी चाहिए कि जो रिजेक्टेड ब्लिस्टर्स है ड्यू टू एनी रीज़न उसको फिर से डिफॉइल करके और फिर एक बार आपने प्रोसेस किया और उसका एसए और रिलेटेड सब्सटेंसेस का टेस्ट किया, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके इम्प्योरिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। देन सेकेंडरी पैकिंग में आपने जो देखना होता है वो बैच कोडिंग और चेकवेयर स्पीड की, जो चेकवेयर का स्पीड है वो आप कितना सेट करते हैं और कितने सेट स्पीड तक के आपका चेकवेयर जो है आपके फंक्शंस को सपोर्ट करता है, ये आपने इसमें वेरीफाई करना होता है। अगर कार्टनेटर वगैरह है तो कार्टनेटर की स्पीड को वेरीफाई करना होता है और आपके कार्टन्स बराबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कोई रिजेक्शन तो नहीं आ रहा है, वो आपने वेरीफाई करना होता है। दैट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस, जैसा हमने पीछे भी देखा कि इसमें जब प्रोसेस वैलिडेशन है उसमें क्या करना होता है, हमने एग्जीक्यूट करने होते हैं जो प्री डिफाइंड बैचेस जो हमने पहले डिफाइन किए कि क्या क्या कितने बैचेस लेने हैं। ऑल द प्रोसेस रिलेटेड पैरामीटर्स इन BMR, जो भी हमारी BMR के हिसाब से प्रोसेसिंग होती है वो सारी BMR में रिकॉर्ड होती है, और जो हमने प्रोटोकॉल में लिखा होता है कि क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे तो साथ में उसमें भी रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा सैम्पलिंग प्लान डिफाइंड होता है, जैसे हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ से मैं इतने सैंपल लूँगा, यहाँ से इतने सैंपल लूँगा, इस स्पेसिफिकेशन से टेस्ट करूँगा, उस हिसाब से मैंने सैंपल ड्रॉ करने होते हैं और सैंपल ड्रॉ करने के बाद में क्वालिटी कंट्रोल में उसकी एनालिसिस होती है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका इवेल्युएशन होता है। देन अगर कोई डेविएशन है और कोई चेंजेस है तो ये हमने QMS के हिसाब से डॉक्यूमेंट करने होते हैं कि अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हमने देना होता है कि ये चेंज क्यों हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और वो उसको हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। रिजल्ट्स के बेसिस पे, जो भी मेरे रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस है या जो कंक्लूजन्स है उसको मैंने डॉक्यूमेंट करना होता है कि इस पर्टिकुलर स्टडी के हिसाब से ये मेरे कंक्लूजन्स है और ये रिकमेंडेशंस है जो मैंने रूटीन बैच में फॉलो करने चाहिए। तो वो मेरे प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के
जिस्ट होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, प्रोसेस एक तो वैलिडेशन प्रोटोकॉल होगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो है लोगों का सब उसके साथ में लगा होगा, जितने भी रिकॉर्ड रिजल्ट्स है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स और आपके इसके प्रोसेस परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स के रिकॉर्ड्स, वो सारे हमने जो फॉर्मेट्स डिज़ाइन किए उसमें रिकॉर्ड करने होते हैं। बैच रिकॉर्ड्स जो हमारे प्रोसेस वैलिडेशन के बैचेस के बैच रिकॉर्ड की कॉपी जो है एज ए एनेक्चर हम इसमें लगा सकते हैं। जितने भी एनालिटिकल रिजल्ट्स है उसके रॉ डेटा के साथ में उसकी कॉपी हम इसके साथ में लगा सकते हैं और एज ए एनेक्चर, और COA जो है वो रिपोर्ट के साथ में लगा सकते हैं। अगर कोई चेंज कंट्रोल डेविएशन या कापा हमने इसके प्रोसेस वैलिडेशन के दौरान लिया है तो उसकी कॉपी भी हमने इसके साथ में लगानी चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस वैलिडेशन का आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देन रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती है? बेस्ड ऑन द प्रोसेस वैलिडेशन एंड द प्रोसेस डिज़ाइन नॉलेज, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर शैल बी फिक्स लाइक मिक्सिंग टाइम हमने फिक्स करना होता है, ड्राइंग टेम्परेचर एंड टाइम फिक्स करना होता है, LOD की लिमिट्स फिक्स करनी होती है, ग्रैन्यूल्स की बल्क डेंसिटी क्या होगी या ग्रैन्यूल्स का पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जनरली क्या होना चाहिए, वो हमने फिक्स करना होता है। कंप्रेशन फोर्स, मैक्सिमम और मिनिमम हार्डनेस ये हम फिक्स कर सकते हैं। स्प्रे रेट हमारा कितना होना चाहिए, बेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इनलेट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये हमारे फिक्स हो सकते हैं। सीलिंग टेम्परेचर और सीलिंग स्पीड मेरी टारगेट क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशंस आपकी प्रोसेस वैलिडेशन से आ सकती है और आने के बाद में हमने इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यही जो हमारी रिकमेंडेशंस है, जो हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स है और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, जब हम कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन जो हमारे प्रोसेस वैलिडेशन का थर्ड पार्ट है, पहला प्रोसेस डिज़ाइन, फिर प्रोसेस परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और तीसरा पार्ट है कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो ये जो हमने जो भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए, जो रेंजेस डिफ़ाइन किए, जो रिकमेंडेशंस दिए, ये सारे जो है हम लोगों ने आगे जो हमारे रूटीन बैचेस होते हैं इसमें इन्हें मॉनिटर करना होता है और बैच ऑन बैच इस डेटा को हमने इवेलुएट करना होता है। अगर मुझे जो मेरी नॉर्मल रेंज है या जो वैलिडेटेड रेंज है उससे बाहर अगर कुछ भी मिल रहा है तो उसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर ट्रेंड में कुछ एडवर्स चीज़ें अगर दिख रही है तो उसको मैंने डिस्कस करना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है उसको हमने यूज़ करना चाहिए प्रोसेस नॉलेज के लिए और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। दोस्तों ये छोटा सा डिस्कशन था प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हुआ है तो आप और भी लोगों से शेयर करें, और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।